हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज क्लास 11th का एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लास 11th में क्या ना कि थर्मोडायनेमिक्स एक मेजर चैप्टर में से एक माना जाता है और ये चैप्टर क्या ना कि क्लास 11th का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक भी माना जाता है। तो मेरा प्रयास ये है कि चैप्टर में आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाया जाए ताकि चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सके। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स का स्पेशली क्या है ना कि हम पहले चाहते हैं कि इसका स्टडी क्यों करते हैं, यानी हमारे लाइफ में इसका यानी डेली लाइफ में इसका एडवांटेज क्या है, यानी इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं और इसका आगे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो स्पेशली क्या है ना, अगर थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग तोड़ा जाए तो यहाँ पर दो वर्डों से ये मिल के बना। देखो, एक वर्ड यहाँ पर क्या ना कि थर्मो आता है। तो विशेषता क्या ना कि थर्मो का मतलब क्या ना कि थर्मल, और थर्मल विशेषता क्या ना कि हीट होता है। और स्पेशली क्या ना इसमें एक वर्ड और है, समझो, अगर इन वर्ड को तोड़ दिया जाए तो थर्मल है और डायनेमिक्स है। तो थर्मल मीन्स बेसिकली हीट हो गया और डायनेमिक का मतलब बेटा क्या है ना, स्पेशली मोशन होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वर्ड सजेस्ट किया गया है ना, स्पेशली क्या है ना कि हीट का मोशन या हीट का फ्लो, तो ये क्या है ना इस वर्ड के हिसाब से है। लेकिन अगर इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देखा जाए तो हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनर्जी। पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या स्टडी किया जाएगा, स्टडी ऑफ एनर्जी और इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ मैटर, यानी एनर्जी का स्टडी करना। जैसे एनर्जी हमारे पास इसमें ढेर सारे टाइप आएंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी आएगा। तो अभी हम लोग क्या है ना कि लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है ना गिब्स फ्री एनर्जी आएगा, इंथैल्पी आएगा, एंट्रोपी आएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब चीजें क्या ना कि हम लोग आगे सीखेंगे। तो देखो, इसमें मेरा मानना ये है कि इस टॉपिक का आगे एडवांटेज क्या है, इसका ब्रॉड लेवल पे एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे क्या ना कि देखो, अभी ये क्या ना कि जैसे हमारा पिस्टन होता है, जैसे व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स में क्या ना कि हम स्पेशली उसमें फ्यूल डालते हैं। तो फ्यूल क्या ना कि स्पेशली जब उसको बर्न करता है और उसको बर्न करने से क्या ना कि इंजन उसमें रोटेट करना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा व्हीकल्स क्या ना कि आगे चालू हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी क्या ना कि थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। और जैसे देखो, आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे एसी आता है। तो एसी के अंदर भी जो चीजें हमारे पास जो गैसेस फिल करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर से स्पेशली जो भी कंबसन वगैरह प्रोड्यूस होता है, इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, इसका जो इस समय क्या ना कि हमारे डेली लाइफ में चंद्रयान का ज्यादा स्कोप आपने सुना होगा या देखा होगा। समझो, इस समय चंद्रयान काफी फेमस है और चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 काफी चल रहा है। समझो, तो जो स्पेस प्रोग्राम भी होते हैं, तो क्या स्पेस प्रोग्राम ऐसे ही हो जाता है क्या, यानी हम उसमें भी पहले क्या ना कि उसको कैलकुलेट करते हैं कि हम उसमें कितना फ्यूल दे दें ताकि हमारा क्या ना कि वो स्पेस पे चला जा सके। तो ये सब भी क्या ना कि इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी हमें कोई स्पेस में कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो क्या वो ऐसे लॉन्च हो जाएगा, ऐसे तो लॉन्च नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्या ना कि हम उसमें कितना फ्यूल दे दें, हमें उसको फ्यूल को कैलकुलेट भी तो करना होगा, उसमें कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी उसमें एक्सचेंज होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यानी कि स्पेशली क्या है ना कि थर्मोडायनेमिक्स का अमेजिंग यूज है, समझो, यानी कि अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन है। समझो, अंडरस्टैंड हो गया। यानी थर्मोडायनेमिक्स का हमारे डेली लाइफ में ढेर सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या ना कि रेफ्रिजरेटर भी आता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके भी प्रिंसिपल क्या ना थर्मोडायनेमिक्स में ही यूज किए जाते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को जब स्टडी किया गया तो हमारे पास यानी कि क्या ना कि ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, यानी हम इस चैप्टर में एनर्जी का एक्सचेंज या स्पेशली क्या ना कि जो ये इंटरेक्शन करेगा मैटर से, स्पेशली जैसे हम चाय पीते हैं, तो चाय भी क्या है ना कि जो हम उसको यानी कि उसको इनहेल कर रहे हैं, तो किसी न किसी सराउंडिंग से वो इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें भी क्या है ना कि एनर्जी का देखो एक्सचेंज हो रहा है। तो इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो, इसका स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इस चैप्टर को हमें पढ़ने से फायदा क्या मिलता है, जरा इसको समझते हैं। देखो, तो स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना कि सबसे जो मेजर इसका इंपॉर्टेंस है, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। समझो, ये कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन से मालूम चलेगी। ये सारी चीजें क्या ना कि अभी आप ये नोटिस कर ले, रिएक्शन का फिजिबल होना या ना होना ये कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। जैसे मान लो कि सपोज क्या ना कि आपने कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज किया, जैसे मान लो कि आप रिएक्शन का क्या ना कि आप बनाना चाहते हो, आपने क्या ना इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे इंडस्ट्री का क्या काम आएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन कौन बताएगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से ही मालूम चलेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस चैप्टर में प्रिडिक्ट करना रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये सारी चीजें कैसे होगा हम लोग इसको आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी आप परेशान मत होइए इतना। दूसरा क्या है कि इसमें हमारे पास कैलकुलेट द एनर्जी एक्सचेंज। अगर रिएक्शन क्या है ना कि टेक प्लेस हो गया, अगर रिएक्शन क्या है ना कि टेक प्लेस हो जाएगा,
तो हम उसका कहना कि एनर्जी एक्सचेंज भी निकाल सकते हैं। सपोज कहना कि अगर रिएक्शन स्पेशली हो रहा होगा तो या तो स्पेशली एनर्जी दिया गया होगा या तो उस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। तो इस एंटायर चैप्टर में कहना कि हम एनर्जी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहना, जब इसको थर्मोडायनेमिक्स आप सीख लोगे तो कुछ इसके लिमिटेशंस भी आते हैं। क्या आते हैं? इसके लिमिटेशंस भी है। तो इसमें अगला इसमें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली क्या आना है कि जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द ओनली एप्लीकेबल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। देखो दो वर्ड आते हैं समझो, एक मैक्रो आता है और एक माइक्रो आता है। मैक्रो का मतलब जानते हो? बल्क प्रॉपर्टी। बल्क हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है, यानी ये टीनी पार्टिकल पे यानी सिंगल मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी हम कहना है कि इसको लार्ज अगर होगा तो ही हम इसका कहना है उसका स्टडी कर पाएंगे, या उसको इंटरेक्ट जो भी उसमें मैटर से एनर्जी उसका इंटरेक्ट होगा हम उसी को इवेलुएट कर पाएंगे। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे ही क्या है? एप्लीकेबल है बेटा, यानी कि माइक्रो पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट आप लिखोगे? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड हो गया? जैसे मान लो कि सपोज हमारे पास, मैं तुम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से फील कराता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें हमारे क्या है ना कि हमने कुछ इसमें मॉलिक्यूल ऐड किया है। तो देखो इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, असंख्य मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, इसके समझो क्या ना इंडिविजुअल पे डिपेंड्स नहीं करेगा। जो आपने बाल्टी में या जो कंटेनर में जो भी आपने सैंपल रखा हुआ है ना, ये उस पर एप्लीकेबल होगा। समझो बेटा, अंडरस्टैंड हो गया? जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लो सपोज आपने ये एनर्जी आपने इसको ई दिया, तो इंडिविजुअली कहना कि इस मॉलिक्यूल का अगर निकालना चाहोगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन स्पेशली इसमें 100 अगर आप दे दोगे तो फाइनल क्या होगा ना, ये E+100 इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो फाइनल स्टेट चेंज आएगा। अंडरस्टैंड हो गया? यानी मैं ये कह सकता हूं जो ये सैंपल है ना, सैंपल में अगर आप कुछ हीट दे दो या स्पेशली कुछ इसमें ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जो इसमें ओवरऑल E+100 आएगा, इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली क्या है ना, एक मॉलिक्यूल का आप स्टडी नहीं कर पाओगे। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्क प्रॉपर्टी पे थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल होता है। और देखो अगर यहां तक सीख गए तो इसमें एक लिमिटेशन और आता है, कैन नॉट प्रिडिक्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कैन नॉट प्रिडिक्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी इस चैप्टर में क्या ना कि आप इसका स्पीड प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन या कैन नॉट कैलकुलेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मैं तुम्हें इसमें एक और बेहतरीन बड़ा एग्जांपल दिखाता हूं। कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी ये केवल बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। समझो जैसे मान लो कि तुम्हारे डेली लाइफ में क्या है ना, हम सभी जानते हैं कि H2 और ऑक्सीजन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो पानी का फॉर्मेशन होता है, ये हम सभी जानते हैं। ये हम लोगों को बच्चे बचपन से ही पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। समझो H2 हो गया प्लस हाफ O2 हो गया, इट गिव्स वाटर। तो क्या है ना कि ये थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि रिएक्शन फिजिबल है, यानी H2 प्लस O2 जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब जरा इमेजिन करो कि हमारे देखो नेचर में भी क्या ना कि H2 पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, H2 भी पाया जाता है, O2 भी पाया जाता है। तो क्या बताओ कि हमारे सर पे पानी टिपक रहा है? क्या पानी टपक रहा है हमारे सर पे? बोलो। अगर स्पेशली क्या है ना कि हमारे स्पेस में H2 भी कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी हमारे पास अबंडन में है, नेचर में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, तो क्या आपके कमरे में पानी टपक रहा है? नहीं ना। तो ये प्रोसेस क्या ना, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, यानी एट रूम टेम्परेचर पे क्या ना कि ये समझो कि लगभग 500 साल 600 साल लग जाता है। यानी अगर इसको ऐसे रिएक्शन होगा तो ये न जाने कितने साल में होगा, कभी पता हमको नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि H2O2 का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा, ये प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन कितने देर में होगा ये प्रेडिक्ट नहीं करता है। अंडरस्टैंड हो गया? अगर आज ऐसा होता तो देखो नेचर में क्या है ना कि H2 भी पाया जाता है, O2 भी पाया जाता है, तो रोज क्या है ना कि यहाँ बैठते हमारे भी सर पे एक बूंद टपक जाता, तो क्या ऐसा संभव हुआ? नहीं हुआ। तो इसका स्पीड क्या इसने प्रेडिक्ट किया? नहीं प्रेडिक्ट किया, लेकिन रिएक्शन होता है। समझो किसने बोला? थर्मोडायनेमिक्स बोला। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि रिएक्शन खाली फिजिबल है, रिएक्शन केवल क्या है? फिजिबल है। कितने देर में होगा ये नहीं बताता है। अब कितने देर में होगा, एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स,
एक चैप्टर आता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, उसको कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12 में पढ़ोगे। अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12 पढ़ोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा, आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। तो काइनेटिक्स क्या बताता है? यानी रिएक्शन का स्पीड बताता है। काइनेटिक्स क्या बताता है? रिएक्शन का स्पीड। और जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बताता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी। तो दो बातें अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक्स प्रिडिक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टैंड हो गया पूरी तरह से? तो देखो ये आपके पास ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट में से एक था। तो बिल्कुल क्या ना कि थर्मोडायनेमिक्स का एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप हम मानते हैं कि आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर ये सब अच्छी तरह से आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, अगर ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अब देखो टॉपिक को आगे बढ़ाते बेटा यहाँ पर। तो अब स्पेशली क्या है ना कि जब थर्मोडायनेमिक्स आया तो ये चैप्टर क्या है ना कि देखो फॉरेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? फॉरेन से। अपना इलाहाबादी प्रयागराज तो है नहीं है। तो क्या है ना इसमें टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, यानी जब अंदर हम जाएंगे तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। अब उस टर्म का बेटा नाम है यानी टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखेंगे टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स को हमें स्टडी करने के लिए क्या है ना कि इसमें कुछ बेसिक टूल्स है। जब वो बेसिक टूल्स को आप नहीं समझेंगे तो क्या अंदर प्रवेश कर पाएंगे? नहीं प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि जो भी एक चैप्टर बना तो उस चैप्टर को लेकर के क्या ना टर्मिनोलॉजी यूज किया गया। तो सबसे पहला हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी बेटा इसमें यूज किया गया है, दिस इज द सिस्टम। ओके, देखो सिस्टम क्या है ना, आप बहुत फेमिलियर टर्म है ये। सिस्टम है और एक इसमें क्या है ना वर्ड आता है सराउंडिंग आता है। और सिस्टम सराउंडिंग को मिला दोगे तो क्या आएगा? यूनिवर्स आता है। क्या आएगा? यूनिवर्स आएगा। इसमें एक टर्म हम और यूज कर लेते हैं, दिस इज द बाउंड्री। बेटा इसमें हम एक टर्म और यूज करेंगे क्योंकि बाउंड्री क्या ना कि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हाईली कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले मैं तीनों को एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं। ओके बेटा, पहले मैं तीनों को क्या ना कि एक एक करके इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सिस्टम? जैसे क्या ना कि देखो सिस्टम, ये बोलने में बड़ा लहजा इजी है कि आप मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि आप मेरे रडार में नहीं हो, समझो आप मेरे सिस्टम में नहीं फिट बैठ पा रहे हो। हर तरह का आप कॉमन लैंग्वेज यूज करते हो कि आप मेरे सिस्टम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये व्हाट इज द सिस्टम रिगार्डिंग केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखो सिस्टम को हम कैसे कह सकते हैं, यानी सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसको अगर आप लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर या विच अंडर ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस। ठीक है, स्पेशली क्या ना कि जिसके अंदर क्या ना कि आप जांच पड़ताल करते हो उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच अंडर ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस, विच अंडर ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस, या फिर कह सकते हैं इन विच इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस। ये भी अपने आप में एक अच्छा वर्ड है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जानते हो प्रैक्टिकल टर्म है, जांच पड़ताल होना। यानी कि समझो यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा जहां पर क्या करते हो आप? छानबीन करते हो, जांच पड़ताल करते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम के अलावा जो बच गया उसको क्या बोलोगे? सराउंडिंग बोलोगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्या लिख सकते हो? एकदम आसान भाषा में, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बेटा ये क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। अब शर्त ये है कि सराउंडिंग कहां तक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या ना कि आप हाईली कंफ्यूज होते होंगे। क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स को क्या ना कि आप मजे मजे में पढ़ो, एकदम बिंदास होकर पढ़ोगे तो काफी चैप्टर क्या ना ये आपके लिए फेवरेट हो सकता है। अभी मैंने बोला कि चैप्टर कठिन भी है, लेकिन इतना इसको आसानी से रिलेट कर दो ताकि चैप्टर आपके लिए क्या ना इतिहास बदल सकता है स्कोरिंग को लेकर के। देखो एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सराउंडिंग क्या ना कि जैसे मान लो कि सपोज मान लो कि मेरे पास ये मार्कर दिखता है, तो इसके अंदर क्या होगा? समझो इंक भरा होगा, है ना? इसके अंदर क्या भरा होगा? इंक भरा होगा। तो इसके अंदर जो आप इंक की स्टडी करोगे ये क्या कहलाएगा? भाई सिस्टम कहलाएगा। इसके अंदर जो इंक भरा हुआ है ना,
तो इंक में सपोज क्या है ना रेड कलर का है, तो आप पर्टिकुलर रेड की स्टडी करोगे ना तो ये रेड क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब समझो इसके जो बाहर वाला पोर्शन दिखता है ना, इसको बेटा आप बोलोगे सराउंडिंग बोलोगे, हालांकि ये बाउंड्री भी कहलाता है, बाउंड्री में हम आते हैं। तो अब देखो सराउंडिंग कहां तक हो सकता है। अब मेरा पोर्शन ये है देखो, तो आप स्पेशली क्या ना जब इसके अंदर का रेड इंक का स्टडी करोगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी समझो ये पूरा तुम्हारा क्या ना यूनिवर्स का एक हिस्सा कहलाता है। अब इसमें पर्टिकुलर मैं इसकी स्टडी करूंगा रेड इंक का, तो ये कहलाएगा सिस्टम कहलाएगा। अब जरा नोटिस करो सराउंडिंग कहां तक हो सकता है। सराउंडिंग देखो हम वहां तक कह सकते हैं कि यदि ये रूम टेम्परेचर पे यदि क्या ना कि इसको अफेक्ट कर दे, मॉलिक्यूल को क्या है ना अफेक्ट कर दे, तो उतने तक को सराउंडिंग बोलोगे। जैसे स्पेशली क्या ना कि आपके पास हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या ना 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, या कभी ठंडी का मौसम आएगा तो कुछ और भी हो सकता है, तो वो स्पेशली क्या ना सराउंडिंग आ जाएगा। अब सराउंडिंग ये भी हो सकता है कि आप इलाहाबाद में हो या प्रयागराज में हो, अफ्रीका पर क्या फर्क पड़ रहा है उससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा समझो, तो दी जाता समझो यूनिवर्स कहलाएगा। तो बेटा यूनिवर्स क्या हो गया कि सराउंडिंग को छोड़ दो, मतलब अगर हमारा सिस्टम को सराउंडिंग को छोड़ दिया जाए तो जितना पार्ट बचेगा दिस इज द यूनिवर्स कहलाएगा। अब मैं इसको और भी कह सकता हूं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा बेटा, बाउंड्री नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, एम समझ लो कि यहाँ पर हमारा बाउंड्री आ गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो बच्चे ये कहलाएगा यूनिवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, यूनिवर्स। तो बच्चे इसमें बाउंड्री को लेकर के क्या ना कि स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी कंफ्यूजन रहता है कि हम बाउंड्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बाउंड्री क्या ना कि मेरे अकॉर्डिंग इसको दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। आप इसको ऐसे मार्जिंग करो, बाउंड्री को बेटा क्या ना दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ये रियल भी हो सकता है एज वेल एज इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके, अब देखो इमेजिनरी क्या ना कि जैसे हम एज्यूम करते हैं कि कंटेनर में हम कुछ चीज़ों को स्पीसीज को स्टडी कर रहे हैं, हमें अगर चीज़ें ना दिखाई दे तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ तक इसका बाउंड्री फिक्स हो सकता है। बट ज़्यादातर क्या ना हम रियल की चर्चा करेंगे। तो रियल में देखो क्या ना हमारे पास बेटा दो तरह से हो सकता है, एक रिजिड भी हो सकता है, देखो रिजिड भी हो सकता है, ठीक है ना, रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब देखो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे वॉल्यूम वगैरह होते हैं, जैसे गुब्बारे होते हैं, तो गुब्बारे का जो रीजन होता है ना उसको आप फ्लेक्सिबल कह सकते हो। डन हो गया, मैं आपको प्रैक्टिकली फील भी कराना चाहता हूँ। और देखो रिजिड का मतलब क्या ना, जैसे हमारे पास देखो दीज आर द रिजिड, ये जो आपको सरफेस दिखता है ना दीज आर द रिजिड। अब देखो रिजिड में भी क्या ना देखो दो टाइप्स होते हैं, एक डायाथर्मिक होता है, एक डायाथर्मल वाल और एडियाबैटिक होता है। तो इसमें क्या ना रिजिड में भी आप दो टाइप लिख सकते हो, डायाथर्मल एंड एडियाबैटिक, क्योंकि यही सब तुम्हें क्या ना कि मेन केमिस्ट्री में डायाथर्मल एंड एडियाबैटिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिजिड में आप दो लिख सकते हो। डायाथर्मल क्या होता है जरा नोटिस करो अच्छे से। हाँ बेटा बताए, रिजिड में दो समझो, रिजिड में डायाथर्मल, दूसरा क्या लिखोगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का देखो क्या ना कुछ ऐसे लिख सकते हो, एडियाबैटिक, और इसमें क्या ना डायाथर्मल। देखो डायाथर्मल का मतलब स्पेशली ये है कि आपका जो है ना हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। और एडियाबैटिक क्या ना, देयर इज नो हीट एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग। अंडरस्टैंड हो क्या, यानी जब एक बार सिस्टम में हीट प्रवेश कर जाएगा तो उस सिस्टम से बाहर हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसे वाले को एडियाबैटिक बोला जाएगा। थोड़ा मैं तो एग्जांपल से फील कराता हूं, मैं आपको एग्जांपल से बड़ा फील कराता हूं। सपोज क्या है ना कि मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे ग्लास है समझो, सपोज क्या है ना मान लो ऐसी को एज्यूम करो, अगर आप इसको नॉर्मल क्या है ना कि बाहर का टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या है ना अफेक्ट कर जाएगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगे या थोड़ा बहुत हीट हो जाए सिचुएशन। अगर समझो क्या कहते हैं जैसे ठंडी के टाइम में इसको अगर आप टच करोगे फील करोगे तो ये ठंडक महसूस होगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस यानी कि हीट का इसमें एक्सचेंज हो रहा है समझो, तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, डायाथर्मल बोलोगे। अंडरस्टैंड हो क्या, जैसे आप कोई नॉर्मल ग्लास बोतल यूज करते हो और टेम्परेचर अगर बदल जाए, जैसे रूम टेम्परेचर है, कभी गर्मी का टाइम आएगा तो जब उस बॉटल को देखोगे तो उसमें क्या ना कि बॉटल में अगर ज़्यादा गर्मी हो गया है तो थोड़ा हीट महसूस होगा, थोड़ा गर्म महसूस होगा, तो ऐसे वाले को आप बोलोगे बाउंड्री को डायाथर्मल बोला जाएगा, जिसमें आप हीट का एक्सचेंज हो सकता है। और एडियाबैटिक क्या होता है ना, हीट का एक्सचेंज ना हो,
जैसे इसका परफेक्ट बेटा एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क आता है। जैसे मिल्टन का देखो क्या ना बॉटल आती है 1200 मार्केट में सप्लाई आती है समझो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो क्या ना लगभग 800-900 का आता होगा, ऐसे ही आता है ना। तो ये 800-900 का जो मिल्टन का बॉटल आता है जो कंपनी ये बनाती है, तो जो थर्मस फ्लास्क है ना, तो उसमें क्या ना कि जब आप उसमें चाय बनाते हो, चाय बना करके क्या ना कि उसमें एक बार डाल देते हो, तो क्या हो तुम्हारा चाय क्या है ना कुछ समय बाद ठंडा होता है। वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अंडरस्टैंड हो गया। 8 घंटे 10 घंटे तक कंपनी दावा करती है कि 24 घंटे तक कोई कोई मिल्टन की बोतल दावा करते हैं। तो एक बार जब उसमें पानी भर दोगे तो वैसे ही पानी पड़ा रहता है। तो दिस इज द थर्मस फ्लास्क इज द एडियाबैटिक वाल। तो बेटा क्लियर हो गया। रिजिड में भी दो हैं, डायाथर्मल है, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी जब एक बार सिस्टम में हीट चला जाएगा तो सराउंडिंग को क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। बेटा बताओ क्लियर होगा पूरी तरह से। इट्स ऑल अबाउट रियल बाउंड्री। रिजिड में दो टाइप, डायाथर्मल का मतलब क्या है ना कि जहां से हीट का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे तुम्हारे ये मार्कर है, जैसे तुम्हारी बॉटल है, तो जैसे क्या ना कि आप टेम्परेचर दोगे वैसा क्या ना इसको आप फील कर सकते हो। बट एडियाबैटिक क्या ना थर्मस फ्लास्क है, तो वो जो तुम्हारा बाउंड्री दिखता है ना, वो थर्मस फ्लास्क जो बाउंड्री दिखता है दिस इज द एडियाबैटिक। तो ये सब टर्म क्या ना कि बड़े डिफिकल्ट टर्म है, अगर इनसे आप फेमिलियर नहीं होगे तो थर्मोडायनेमिक्स क्या ना कि बोरिंग चैप्टर हो जाता है। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स है ना सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कहीं बोरिंग महसूस हुआ होगा। अगर चैप्टर बोरिंग लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो स्पेशली क्या ना कि ये रियल इमेजिनरी ये सारे टर्म क्लियर हो गया। तो बेटा अब चलते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की ओर। कहाँ चला जाए? टाइप ऑफ सिस्टम की ओर। ओके, तो तो बेटा इसमें नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में क्या है ना, देखो दे आर द 3 टाइप ऑफ सिस्टम। वन इज द ओपन सिस्टम, अदर इज क्लोज सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये सारे क्या है ना कि नाम में ही क्या ना मसाला छिपा हुआ है। ओपन मतलब खुला है, क्लोज मतलब बंद है, और आइसोलेटेड का मतलब क्या ना अलग थलग है। क्लियर हो गया। ये देखो नाम में ही क्या ना मसाला छिपा हुआ, ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आपका कोई समझो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द सिंपलेस्ट टॉपिक। अगर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए ना वो भी सीख जाएगा अच्छे से। लेकिन क्या है ना कि इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, मास एक्सचेंज है, इधर एनर्जी का एक्सचेंज है, यही सब क्या थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो स्पेशली क्या ना कि आप जब भी एकेडमिक लेवल पे होंगे तो ऐसे इसको नहीं दिखाएंगे। आप एकेडमिक लेवल पे डिफिनेशन क्या लिखेंगे ओपन सिस्टम का, एकेडमिक लेवल पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको सिंगल टिक कर दो, यानी इसमें मास का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम ओपन सिस्टम। अब बेटा इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे? ओपन कप ऑफ टी। क्या लिखोगे? ओपन कप ऑफ टी, यानी जो खुली में चाय पियोगे। चाय के भी पीने के दो तरीके हैं, एक फूंक फूंक के पिया जाता है, ठीक है ना, अगर चाय गर्म रहेगा तो फूंक फूंक के पिया जाएगा ना। तो स्पेशली क्या है ना कि ये तुम्हारा एग्जांपल आएगा बेटा ओपन सिस्टम में आएगा। तो स्पेशली कप ऑफ टी अगर खुले में है समझो, अगर ढक्कन बंद कर दोगे तो एग्जांपल दूसरा आ जाएगा। अब नोटिस करो, तो इसमें जो स्पेशली होता है, यानी कि जो आप हीट जो आप देखते हो सेंसेशन के फॉर्म में निकलता है समझो, जो वहां से हीट भाप के फॉर्म में निकलता है ना, तो एनर्जी को तो आप फील कर लिए। अब मास का मतलब ये नहीं होता है कि चाय का वजन कम हो जाता है, इतना आपको ये नहीं समझना है। एकदम एकाएक वजन नहीं कम होता है, मतलब एकदम छोटे में नैनो में क्या ना कि उसका मास का एक्सचेंज होता है समझो। बेटा क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल किस में आएगा? यानी कि ओपन सिस्टम में आएगा। एक और देखो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारा बॉडी समझो, अगर समझो ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी किस में आएगा? ह्यूमन बॉडी भी ओपन में ही आएगा, क्योंकि स्पेशली क्या ना ये भी इन्वायरमेंट के साथ खुले में हम लोग भी है। हमारे भी बॉडी में क्या ना स्वेटिंग होता है, दौड़ के आओगे तो क्या है ना स्वेटिंग होता है ना भाई, पसीना निकल रहा है ना, तो भी क्या है समझो जब स्वेटिंग हो रहा है तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। और जो हमारा समझो कि मैटर का वो भी समझो कुछ ना कुछ इंटरेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ ना कुछ बॉडी का जो वेट है। अब देखो एकाएक मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि मास कम नहीं हो जाता है। जैसे क्या ना कि आज क्रिकेट खेल लिए तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें क्या ना ह्यूमन बॉडी का जो एग्जाम्पल आएगा वो बेटा ओपन सिस्टम में आएगा। क्या आएगा? ओपन सिस्टम में आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ह्यूमन बॉडी हो गया एंड ओपन कप ऑफ टी हो गया। अब देखो व्हाट अबाउट क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम में क्या है ना कि स्पेशली बेटा इसमें मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट क्या है ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा। रुक जाओ इसमें अब बेटा इसमें क्या है ना कि मास का एक्सचेंज नहीं है, तो इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखोगे यहाँ पर, नॉट एक्सचेंज मास बट एक्सचेंज एनर्जी। अगर आपको वर्डिंग में लिखना होगा तो आप अपने हिसाब से इसको वर्डिंग में तब्दील कर दीजिएगा। ओके, इतना आप चीजें इजी प्रश्न नहीं पूछता है, डायरेक्ट इसमें क्या ना कि 5-6 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा क्लासीफाई ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको क्या ना कि प्रैक्टिकली आप फील करें, अगर प्रैक्टिकली इसको फील करेंगे तो बहुत अच्छा सीख जाएंगे। अब सोचो इसमें क्लोज सिस्टम में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो अब जो कप ऑफ टी है ना इसी को बंद कर दो भाई, इसी के ऊपर क्या लगा दो, ढक्कन लगा दो, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा क्लोज, यानी कि जो कप ऑफ टी है ना क्लोज कर दो। यार समझो एक और देखो, मेरे दिमाग में एक और अच्छा एग्जांपल आ गया, जरा समझो मोबाइल फोन क्या हो सकता है। मोबाइल फोन बेहतरीन एग्जांपल सोचो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बड़ा ये बेहतरीन एग्जांपल है, ये आपको क्या ना दिमाग खोल देगा, क्लोज में आएगा। जैसे आप देखो क्या ना मोबाइल से बात करते हो, क्या ना हीट हो जाता है, तो मोबाइल जब हीट हो जाता है तो एनर्जी तो रिलीज हो रहा है ना भाई, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। अब क्या कहते हैं, जब मोबाइल तुमने साल भर पहले लिया था और बात की तो क्या कहते हैं उसका वजन कम हो जाता है क्या, नहीं ना। अब मामला कि 200 ग्राम का मोबाइल है तो साल भर बाद 150 ग्राम का हो जाता है क्या। मेरा मोबाइल कहाँ गया, मैं तुमको प्रैक्टिकली फील करा कर दिखाता है बेटा, ठीक है ओके। तो अब स्पेशली क्या है ना कि मोबाइल से आप रिलेट कर सकते हो, मोबाइल फोन क्या है बेटा स्पेशली आपका आएगा क्लोज सिस्टम में आएगा। लैपटॉप देखो इसमें स्पेशली अब हमें देने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने पास रखे रहिए। तो बेटा इसमें सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या आएगा, ओके परफेक्ट एग्जांपल आएगा मोबाइल फोन एंड लैपटॉप। लैपटॉप में भी देख लो, उसमें भी क्या ना कि आप काम करते हो तो हीट रिलीज होता है, क्या लैपटॉप का वजन कम हो जाता है क्या, नहीं ना। अगर ऐसा होता तो कंपनी क्या ना कि बर्बाद हो जाती, कंपनी का तो नुकसान हो जाता। बेटा ठीक है, इधर देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो इस वाले में क्या लिखोगे, दोनों ही नहीं होंगे, यानी कि नीदर एक्सचेंज मास नॉर एक्सचेंज एनर्जी, नीदर एक्सचेंज मास नॉर एक्सचेंज एनर्जी। तो बेटा इसमें आएगा आइसोलेटेड में आएगा। वर्डिंग भी साथ साथ आप लिखते चलिएगा, क्योंकि आप क्या ना अकेडमी लेवल पे वर्डिंग भी तो लिखोगे। तो नीदर एक्सचेंज मास नॉर एक्सचेंज एनर्जी, बेटा ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड। एग्जाम्पल सोचो, थर्मस फ्लास्क, गुड, क्योंकि थर्मस फ्लास्क क्या होता है कि जब जैसे उसमें आपने पानी को भर दिया, पानी भर देते हो तो क्या ना वो जैसा होता है वैसे ही पड़ा रहता है, 8 घंटे 10 घंटे, डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है समझो। तो थर्मस फ्लास्क बेटा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का कहलाएगा। ओके, अब स्पेशली क्या है ना थर्मस फ्लास्क में मास का भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। डन, पूरी तरह से क्लियर हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।